हाय फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस YouTube चैनल 2 मेगा क्लासेज में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लाया हूँ। 2 मतलब इससे पहले एक लाया था। हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं 10 क्वेश्चन रखता हूँ जो पूछे गए हैं या जिनसे संभावित प्रश्न बनते हैं और साथ ही जिससे घुमा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हीं 3 तरह से मैंने चीजों को रखा है। चलिए आइए आपका समय नष्ट न करते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न, एक प्रश्न जो है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का तो नहीं कह सकते हैं, मानव भूगोल का है, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे कहते हैं। अनेक शहरों और उसके आसपास के या आसपास वाले उपनगर जो होते हैं उनको विशाल शहरी क्षेत्र को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। मैं प्रश्न को फिर से पढ़ देता हूँ। अनेक शहरों और उनके आसपास के उपनगरों वाले विशाल शहरी क्षेत्र को सर्वोत्तम रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: मेगा सिटी, मेगा रीजन, मेगालोपोलिस या इनमें से कोई भी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तीनों का अलग अलग होता है। यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है बी, मेगा रीजन। मेगा रीजन जो होता है वो एक शहर और उसके आसपास के शहरों को मिला करके बनाया जाता है, लेकिन जो आसपास के शहर होते हैं वो सब आपस में आर्थिक क्रियाविधियों से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, किस क्रियाविधि से? आर्थिक क्रियाविधि से। लेकिन जब 2 बड़े शहर फैलते फैलते आपस में मिल जाए तो उसे मेगालोपोलिस बोला जाता है। कहीं कैसे कंफ्यूजन करते हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। जब एक शहर बहुत बड़ा हो और उसके आसपास के शहर उससे यानी कि उस बड़े शहर से इसलिए जुड़ जाए कि छोटे शहरों पर वो बड़ा शहर आश्रित है आर्थिक रूप से, तो उसे मेगा रीजन कहा जाता है। और जब 2 शहर आपस में फैलते फैलते जुड़ जाए आपस में तो उसे मेगालोपोलिस कहा जाता है। और मेगा सिटी तो जानते ही हैं, भारत में करोड़ों की आबादी वाले शहरों को मेगा सिटी कहा जाता है। चलिए फटाफट आगे देखते हैं। निम्न को क्रम से लिखें। ये 4 ऑप्शन हैं: क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन शिखर सम्मेलन, रियो पृथ्वी सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। आपको इसको बताना है कि इसमें सही क्रम कौन है। DACB यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल, फिर उसके बाद रियो पृथ्वी और फिर उसके बाद कोपेनहेगन। तो इस तरह से क्रम बैठाना। अभी तक तो आप चारों पढ़े होंगे अलग अलग, हमने क्रम में रखा, हमने क्रम में जानबूझ के रखा, इसलिए रखा कि चारों को एक बार देख लें ताकि जब परीक्षा में पहुंचे तो दिक्कत ना हो। तो इसका सही जो उत्तर है वो बी है, DCAB। सब सही उत्तर है आपका DCAB, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न जो है तो बहुत ही कंफ्यूज करने वाला है आपको। पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया? कहीं के श्रीमान पोलियो टीका। ऑप्शन है आपके जोनास साल्क, मार्क केंडल, मिनास साल्क या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप कंफ्यूज करेंगे, आप मान लेंगे जोनास साल्क जो थे उन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी, लेकिन यहाँ वो नहीं कहा पोलियो टीके के लिए नैनो पैच का आविष्कार किसने किया था। अभी नैनो पैच क्या होता है? नैनो पैच जो होता है डाक टिकट जितना छोटा एक चिप टाइप का होता है, उसको चमड़े पर रख के दबा दिया जाता है, टीका लग गया। इसके पीछे रीजन ये रखा गया कि दर्द नहीं देगा, तुरंत असर करेगा और साथ ही स्टोरेज में असुविधा नहीं होगी। पोलियो टीका को जब दूर दूर तक पहुंचाना जाता है तो स्टोरेज करने में सुविधा होती है, इसके लिए इस चीज को रखा गया। किसने किया? जोनास साल्क ने? नहीं, मार्क केंडल। फिर से मैं बोल दूं, पोलियो टीकों की जो खोज की थी उन्हें जोनास साल्क ने की थी, लेकिन पोलियो टीका के लिए नैनो पैच का खोज मार्क केंडल ने किया। कंफ्यूजन दूर। वैदिक काल में किस अनाज को व्रीहि कहा जाता था? व्रीहि किस अनाज को कहा जाता था? चावल, गेहूं, चना, जौ। वैदिक काल में व्रीहि किसे कहा जाता था? तो भैया चावल को कहा जाता था। 4-5 अनाज को याद रखिएगा, चावल, गेहूं, जौ, इस सबको याद रखेंगे। वैदिक काल में क्या कहा जाता था? बार बार प्रश्न पूछे जाते। तो ये प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। अब फटाफट आगे के प्रश्नों को भी देख लेते हैं। 4 प्रश्न तो मजेदार थे, 5वां को भी देख लेते हैं। 5वां का देखिए बड़ा सुंदर प्रश्न है, इसको करेंट भी कह सकते हैं और करेंट नहीं भी कह सकते हैं। कहता है कि भारत ने अपना ऐतिहासिक 500वां टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला? भारत ने अपना 500वां टेस्ट मैच किसके विरुद्ध खेला? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है न्यूजीलैंड। अब आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि पहला टेस्ट मैच भारत ने किसके विरुद्ध खेला। ठीक है, और हाँ, न्यूजीलैंड के विरुद्ध जो 500वां टेस्ट मैच हुआ उसके कप्तान कौन थे और कहां हुआ, ये दोनों को आप बताएंगे।
खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली, वाशिंगटन अमेरिका, नई दिल्ली भारत, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है रोम इटली। अगला प्रश्न है कि बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का अंग्रेजी, फारसी नहीं, फारसी आपको पता है, हम पूछ रहे हैं कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? जेम्स ने, मिल ने, लैंडन एवं रस्किन ने, या विलियम? सही उत्तर है लैंडन एवं रस्किन। बाबरनामा जो था मूल रूप से बाबर ने अपने तुर्की भाषा में लिखा था, बाद में उसका फारसी में अनुवाद हुआ और फिर फारसी से लैंडन एवं रस्किन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया। फारसी अनुवाद किसने किया था बताइएगा? बाबर कहाँ का शासक था? पहले कहाँ दफनाया गया, बाद में कहाँ दफनाया गया? ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न बड़ा सुंदर है, भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी इनमें से क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता? पहला, राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है। दूसरा, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है। तीसरा, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। चौथा, सब गलत। क्या सही होगा? देखिए, भारत का न्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में सलाह देता है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, संसद की भागीदारी ले सकता है। तो ये सब गलत है, ये सही है, तो ए पर हमने टिक लगा दिया। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत होता है? एक बार जाकर के पढ़िए, कमेंट कीजिए अनुच्छेद को भी। अगला प्रश्न है कि खिलाफत दिवस मनाया गया था, खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1920, 17 अक्टूबर 1919, 17 अक्टूबर 1921, या इनमें से कोई नहीं। खिलाफत आंदोलन भारत में चला था ना, कौन चलाए थे बताइएगा? तो सही उत्तर है 17 अक्टूबर 1919। अब आप क्या करेंगे कि जब खिलाफत आंदोलन देखेंगे किताब में, उसका पूरा बायोडाटा बना लेंगे, ठीक है। यदि नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत वाली बात है, बस समझ रहे हैं। फिर अब देखते हैं 10वें प्रश्न। 10वां प्रश्न थोड़ा लंबा है, ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि कथनों को पढ़ें, इन चारों को पढ़ें और सही का सुने। देखिए, जानबूझ के हमने रखा है ताकि चीजों को सुस्पष्ट तरीके से आप समझ सके। पहला कहता है कि उप मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता। आपने सुना होगा, उप मंत्री हैं तो क्या उनको विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है? वही चीज है इसमें। कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होती हैं, चाहे वह इससे असहमत हो। तीसरा, मंत्री परिषद एवं कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। चौथा, किचन कैबिनेट निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। इसमें से आपको चुनना है कि सही कौन है, केवल एक, केवल दो, एक एवं दो, केवल दो एवं तीन, ये सभी सही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी सही है। यह सही है कि उप मंत्रियों को मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है। यह भी सही है, कैबिनेट मंत्रियों के निर्णय सभी मंत्रियों पर बाध्यकारी होते हैं, चाहे वो इससे सहमत हो। समझौता का सिद्धांत इसी को कहते हैं। मंत्री परिषद एवं कैबिनेट शब्द का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, संविधान में भी लिखा हुआ है। किचन कैबिनेट निर्णय लेने में प्रधानमंत्री की गोपनीयता बनाए रखने में सहायक होता है। अब होता है कि किचन कैबिनेट कहते किसको है? तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जो सबसे नजदीकी मंत्री होते हैं उन्हीं को मिलाकर के किचन कैबिनेट बोला जाता है। प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उनके साथ, जहां राष्ट्रपति है वहां हमेशा बातचीत करते हैं, वो करते हैं। ये सब 1829 के आसपास में अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। 1827 से लेकर के 1837 तक अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुआ करते थे, एंड्रू जैक्सन। तो वो क्या करते थे कि अपने 2-4 मित्रों के साथ ही सारे सलाह लिया करते थे या उन्हीं के साथ हमेशा बातचीत करके निर्णय लिया करते थे। तो उनके जो विरोधी थे, मजाक में उनको किचन कैबिनेट कहते थे। कारण था कि अपने घर पर बुला करके चाय पानी पिलाते रहते थे। चूंकि किचन के आसपास बड़ा मामला हो गया तो इसे विरोधियों के द्वारा दिया गया, यह नाम था किचन कैबिनेट। हालांकि बता दूं कि किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री एवं उनके सबसे विश्वस्त या विश्वास वाले 3-4 मंत्रियों का समूह होता है, लेकिन यह बहुत भारी होता है। तो यह था आज का हमारा 10 प्रश्नों का सेट। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। कोई सुझाव जरूर दें, और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही पढ़ाई ध्यान दिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।